दोस्तों नमस्कार। राजनीति के इतिहास चक्र का पहिया घूम रहा है और वो पटना में आकर रुक गया है। और इतिहास चक्र के इस पहिए का पहला राजनीतिक प्रयोग बिहार में राम मनोहर लोहिया ने किया था। दूसरा राजनीतिक प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किया था। लेकिन वो दौर पुराना था, वो वक्त अलग था। मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों की कतार छत्रपों की शक्ल में सही, लेकिन राजनीतिक सत्ता को अपने तरीके से हाँकना चाहती है। और पटना के भीतर नीतीश कुमार जिस राजनीतिक प्रयोग को करना चाहते हैं, उनके जहन में लोहिया भी हैं और जयप्रकाश नारायण भी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में विपक्ष की कतार में खड़े राजनीतिक दलों में कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता उस दौर की उपज हैं जहां पर बदलते समीकरणों में उन्हें सत्ता मिल गई। तो क्या विपक्ष की एकजुटता जो पटना से शुरू हुई है वह शिमला तक ठहर पाएगी? पटना में जो सहमति हुई है, शिमला में उस पर मुहर लग पाएगी? शुरुआत में झटका आम आदमी पार्टी ने दे दिया है कि कांग्रेस जहां उसके हाथ में कमान होगी वह साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है, क्योंकि भारत के राजनीतिक प्रयोग में कभी भी कोई एक राजनीतिक दल मायने रखता नहीं है जब बात इस देश के भीतर के लोकतांत्रिक परिस्थितियों की हो और जनता से जुड़े मुद्दों की हो। शायद इसीलिए कांग्रेस के भीतर जो उबाल मौजूदा वक्त को लेकर है, वह समझ रही है कि बहुत सारी चीजों में लचीलापन दिखाना होगा। एक ऐसा प्लान तैयार करना होगा जहां पर बंटते हुए वोट सिमट जाएं और एक के बाद एक कैंडिडेट यानी 1 to 1 की परिस्थिति बीजेपी के सामने विपक्ष एक साथ खड़े होकर नजर आने लगे। लेकिन वह सिर्फ इस बात से सहमति नहीं हो सकती है कि 2019 के चुनाव को इसका मापदंड बना दिया जाए, जैसा ममता बनर्जी सोचती हैं। और जिस लिहाज से तमाम क्षत्रप ये सोचते हैं कि उनके अपने राज्य में तमाम राजनीतिक दल उनके पीछे कतारबद्ध होकर खड़े हो जाएं, तो शायद सहमति होगी नहीं। और इसीलिए आज जब बैठक पटना में शुरू हुई तो मुद्दे 4 ही थे। उस मुद्दों में हर सीट पर बीजेपी के सामने विपक्ष के एक कैंडिडेट के होने का जिक्र था। सीटों के बंटवारे का कोई बड़ा फार्मूला तैयार करने का था। और नया गठबंधन जब बन जाएगा तो एक नया नाम भी उसे मिलना चाहिए, जिससे देश की जनता यह महसूस करे कि दरअसल यह उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ गठबंधन है। और इन सब के लिए चौथी चीज, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना ही होगा। कौन जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेगा? यकीनी तौर पर पटना में सहमति तो यही बनी, कांग्रेस के बगैर विपक्ष अधूरा है। तो क्यों नहीं कांग्रेस ही कमान अपने हाथ में ले ले और शिमला के भीतर जब बैठक हो 12 जुलाई को, तो उस वक्त वह पूरे फार्मूले के साथ चलकर आए, जहां पर पटना के भीतर राहुल गांधी ने अपने तौर पर कहा कि हम लचीलापन दिखाने को तैयार हैं, कई सीटें छोड़ने को तैयार हैं। और सवाल एक ही है मौजूदा वक्त में, 2024 का लोकसभा चुनाव। और शायद इसीलिए बार बार संवाद में हर किसी की सहमति इस बात को लेकर जरूर थी कि कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आए हैं, तो कन्याकुमारी से स्टालिन भी आए हैं। और जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उन जगहों के तमाम नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में है। तो क्या तमाम क्षत्रप अपने तौर पर कांग्रेस के फार्मूले और प्लान के हिसाब से चल पाएंगे या चलेंगे, या कोई दूसरा विकल्प किसी के पास नहीं है? क्योंकि सब ने एक सुर में कहा कि मौजूदा वक्त में इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। जो मौलिक अधिकार हैं और जो न्यूनतम जरूरतें हैं, उसे भी सरकार या तो खत्म करती है या फिर अपनी सत्ता पर लाकर टिका देती है। हर किसी ने अपने अपने तरीके से बोला। हालांकि इसके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही संदेश था कि जब वह चुनी हुई सत्ता के तौर पर दिल्ली में मौजूद है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट अगर कोई अध्यादेश केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार लाती है, तो कांग्रेस आनाकानी क्यों कर रही है? और राजनीतिक तौर पर इस आनाकानी का मतलब यह क्यों ना निकाला जाए कि दरअसल जो बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस चाहती है। लेकिन पहली बार सहमति की जमीन पर यह सवाल छोटा पड़ गया। सवाल यह भी था कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिस लिहाज से पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी से टकरा रही है, तो वो टकराव भी जारी रहे, चुनाव के भीतर जारी रहे। लेकिन जब सवाल 2024 के आम चुनाव का होगा, तो एक सहमति के साथ कोई फार्मूला तो बनाना होगा, कोई सहमति तो बनानी होगी। और राहुल गांधी इसी दिशा में अपने प्लान के साथ बढ़ने को तैयार है। और शायद इसीलिए समूचे विपक्ष ने समूची कमान कांग्रेस को दे दी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वही अब 12 जुलाई को शिमला में बैठक का आयोजन करेंगे।
सवाल यह नहीं है कि 2019 के चुनाव परिणामों को कहीं आधार बनाकर 2024 में कूदा जाए या ना कूदा जाए। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो राजनीतिक समीकरण वोटरों के आश्रय चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुका है। वह मुस्लिम वोट बैंक होगा, वह दलित वोट बैंक होगा, वह ओबीसी वोट बैंक भी हो सकता है। यानी जब जनता के भीतर एक परिवर्तन की सोच है और वो पार्टियों को खोज रही है कि किसके जरिए किसे हराना है, तो यह सोचना दूभर है कि किसी राज्य में किसकी सत्ता है और उस सत्ता के पीछे समूचा विपक्ष कतारबद्ध खड़ा हो जाए। यानी ममता बनर्जी का फार्मूला यहां नहीं चलेगा, जिसके लिहाज से कांग्रेस जिन 52 सीटों पर जीती या जिन 200 से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, वहीं पर कांग्रेस लड़े। ऐसा नहीं है। समझना होगा सामाजिक समीकरणों को, क्योंकि बीजेपी सामाजिक समीकरण के हिसाब से ही वोटों का ध्रुवीकरण करती है और इस प्लान को कांग्रेस बनाने को तैयार है। और इस प्लान के तहत जिन जिन जगहों पर जिन जिन छत्रपों का एक आधिपत्य है, यानी बीजेपी के सामने वह खड़ी है, लेकिन वहां पर बीजेपी जिन सीटों पर जीतती है उसके लिए कौन सा प्लान किसी छत्रप के पास है क्या? शायद कांग्रेस को इसलिए बनाना होगा क्योंकि कांग्रेस समूचे देश में फैली हुई पार्टी है। उस लिहाज से समझिए तो आप कह सकते हैं कि वामपंथी भी तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन उनका फैलना और कांग्रेस के फैलने में एक बेसिक अंतर है। और वह बेसिक अंतर बहुत साफ बताता है कि जितने वोट तमाम चुनाव के वक्त सीपीआई और सीपीएम को मिलते हैं, उसके कितना गुना ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते हैं। लेकिन इसके समानांतर एक तीसरे राजनीतिक दल का यहां जिक्र बीएसपी का भी करना चाहिए, जिसे बुलाया नहीं गया, जो गए नहीं, लेकिन वह भी पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन पहली बार हर कोई यह मानने को तैयार था कि जो वोट बैंक है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द खुद को खड़ा होकर अपने वोट को बर्बाद करने की दिशा में 2024 में नहीं बढ़ना चाहेगा, अगर कोई पुख्ता प्लान तैयार विपक्ष की तरफ से हो जाए। हालांकि खुद को विपक्ष कहने पर भी कई नेताओं की आपत्ति रही। सबने कहा हम विपक्ष नहीं हैं, हम तो अपने अपने राज्यों में चुने हुई सरकार हैं, हम तो मौजूदा वक्त में जो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो इतिहास नया लिखना चाहते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, हम विपक्ष नहीं हैं। लेकिन अब आइए असल चीज पर, जहां से उस राजनीति को समझने और पलटने की जरूरत है कि इतिहास चक्र घूम तो रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में जो विरासत राजनीतिक तौर पर इस दौर में सौंपी गई, उसका पहले एक नजारा देखिए। 30 लोगों की मौजूदगी थी मीटिंग के वक्त में। उसमें 4 लोग ऐसे थे नेता जो खुद मौजूद थे और उनके बेटे और भतीजे मौजूद थे। मसलन उद्धव ठाकरे, उनके साथ आदित्य ठाकरे, शरद पवार, उनके साथ सुप्रिया सुले, लालू यादव, उनके साथ तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उनके साथ अभिषेक बनर्जी, और इसके अलावे अलग अलग राजनीतिक दलों के 3 से 4 लोगों की मौजूदगी थी जो बिल्कुल अलग थे। उसमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी, उसमें उमर अब्दुल्ला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसमें सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य थे, उसमें सीपीएम के सीताराम येचुरी थे, उसमें सीपीआई के डी राजा थे। अलग अलग तौर पर हर किसी की मौजूदगी ने एक बात तो बतला दी। पहली बार जो बीजेपी सोचती थी या जो नरेंद्र मोदी सोचते थे, उनके लिए यह मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह चुके हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रह चुकी है, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। 3 बड़े राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ रहे हैं और गाहे बगाहे बीजेपी इस बात को कहती रही कि वो अलग थलग नहीं पड़ी है, उसका एक अपना गठबंधन का साम्राज्य है। उस साम्राज्य का मतलब इस दौर में अगर 3 पॉलिटिकल पार्टी नीतीश, ममता और उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ थे और इस वक्त वह विरोध में खड़े हैं, तो पहली सहमति यह थी कि दरअसल मोदी की सत्ता की मान्यता इस देश के भीतर नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पन्नों को पलटिएगा तो बिहार में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आपको दिखाई देगी जो कि इस रूप में बीजेपी के साथ खड़े हो जाए, जिससे लगे कि हां बीजेपी बिहार का चेहरा बन गई है। क्योंकि चिराग पासवान का जिक्र कर लीजिए, मांझी का जिक्र कर लीजिए, कुशवाहा का जिक्र कर लीजिए, इससे बात बनती नहीं है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर भी अपना दल के जरिए खुद को जोड़ रही है या छोटे दलों के जरिए अगर कहीं बीजेपी यह सोचती है कि बिहार का चेहरा वो